हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी सेशन क्लासेस में। और आज हम क्लास लेकर आए हैं पीजीटी और लैब असिस्टेंट फिजिक्स का क्लास 9, जो कि चैप्टर का नाम है वेव। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल और अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, प्रगामी तरंग के समीकरण, अनुप्रस्थ तरंग। और ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ से पिछले बार भी प्रश्न आ चुके थे, तो आपको इसे अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, और इसका हम ग्रेजुएशन लेवल में भी अच्छे तरीके से बहुत डिटेल्स रूप में पढ़ाएंगे कि प्रगामी तरंगे का समीकरण, अप्रगामी तरंगे का समीकरण क्या होता है। सारी चीज़ कलांतर और पथांतर में भी संबंध पढ़ाएंगे, डॉपलर इफेक्ट भी पढ़ाएंगे। डॉपलर इफेक्ट से भी प्रश्न आए थे कि डॉपलर विस्थापन का फॉर्मूलाज क्या होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नागपुरी का क्लास नहीं किया है, देखिए, अगर झारखंड में आप जेपीएससी या जैसे सीजीएल, उत्पाद सिपाही कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और लैंग्वेज पेपर आपका नागपुरी है, ठीक है, और आप भी अभी तक नागपुरी का क्लास नहीं किए हैं, तो देखिए यहाँ नागपुरी लोक साहित्य और लोक संगीत के पूरे बुक का शॉर्ट नोट्स एमसीक्यू के साथ तैयार किया गया है। पूरे सीजीएल और जेपीएससी का क्लास करा दिया गया है। ठीक ना, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। 350 से ऊपर का वीडियो नागपुरी का सिर्फ अपलोडेड है ना, तो जरूर देखें। और झारखंड का भी प्रिपरेशन कराया जाता है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो आज का जो क्लास है, क्लास 9 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। और इस चैप्टर का नाम है तरंग। ठीक है, तरंग। और पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281, है ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बहुत महंगा पीडीएफ या फिर बोलते हैं कि बहुत सारे हम ये करवाएंगे क्लास, 4000 5000 फी लेते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट से केवल 399। ठीक है, आप पीडीएफ खरीदते हैं तब, अदरवाइज आपके लिए क्लास बेस्ट है, आप क्लास कीजिए। ठीक ना, जो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं वो ओनली 399 में 11 12 प्लस क्या चीज़, ग्रेजुएशन लेवल जो 10 11 चैप्टर है, सारे आपको नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे। और उसका क्लास भी कराया जा रहा है, वो क्लास भी देख लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तरंग का जो है कि किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जिसमें माध्यम अपने स्थान पर बने रहते हैं, लेकिन ऊर्जा एक समान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, प्रगामी तरंगे जो है द्वारा माध्यम में ऊर्जा का संचरण होता है। प्रगामी तरंगे द्वारा माध्यम में ऊर्जा का क्या होता है, संचरण होता है। याद रहे, प्रकाश की वायु में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि में वायु में चाल क्या होती है, ध्वनि की वायु में चाल 330 मीटर पर सेकेंड होता है। अनुदैर्घ्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल ठोसों में अधिक होती है, द्रव में ठोसों से कम होती है और गैसों में सबसे कम होती है, नहीं के बराबर। ठीक है, याद रहे। नियत ताप पर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नियत ताप पर ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तरंगों में व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाएं होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, ध्रुवण होता है। विस्पंद की घटना ध्वनि के व्यतिकरण का एक विशेष उदाहरण है। ठीक है, देखिए ये 8 दिसंबर 2022 को ये प्रश्न आ चुका है कि प्रकाश तरंगे जो है किस प्रकार का तरंगे है, तो वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, प्रकाश तरंगे जो है किस प्रकार का तरंगी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। और ध्वनि तरंगे किस प्रकार का तरंग है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जल्दी, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे एक जो है एमसीक्यू का एकदम, जब सारे क्लास हो जाएंगे ना, आप सोच रहे हैं कि सर आप इतना धीरे धीरे क्लास करा रहे हैं, कैसे होगा हम लोग का, तो सारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा और आपको ना न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू, ठीक है, क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो वो वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़िए, है ना। चलिए नेक्स्ट, स्वरक किसे कहते हैं, तो केवल एक आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है, केवल एक आवृत्ति, ठीक है, केवल एक आवृत्ति का ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, स्वरक। अधिस्वरक किसे कहते हैं, जिस स्वर की आवृत्ति मूल आवृत्ति से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, अधिस्वरक कहते हैं। षण्णादि किसे कहते हैं, तो जिस स्वर
की आवृत्ति मूल आवृत्ति की पूर्ण गुणज होती है उसे क्या कहते हैं, षण्णादि। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहती हैं। श्रृंग पर जो ये तरंग होती है, देखिए यहाँ श्रृंग जो अपर पॉइंट होता है ना, ऐसे ऐसे इस प्रकार से ऐसे, तो जो सबसे ऊंचा और अधिकतम मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो श्रृंग का होता है, ठीक है। तो अधिकतम मान कहाँ होता है, श्रृंग पर, और सबसे न्यूनतम वैल्यू कहाँ होता है, गर्त, यानी कि जो सबसे नीचे आता है ना ये वाला, वो उसको गर्त कहते हैं। और ये दोनों की जो बीच की दूरी होता है उसको लैम्डा तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। या वह श्रृंग की दूरी हो, या देखिए यहाँ श्रृंग की दूरी हो या फिर गर्त की दूरी हो, उसको क्या कहते हैं, लैम्डा ही कहते हैं, ठीक है। नोट्स, ठोस एवं द्रव्य की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, कौन, ये अनुप्रस्थ तरंग ठोस और कहाँ, ठोस और द्रव्य की सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्य के भीतर एवं गैस के माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। द्रव्य की सतह पर कम होता है, ठीक है, लेकिन द्रव्य के अंदर बोल रहा है, ठीक है, भीतर बोल रहा है, और गैस के माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग नहीं किया जा सकता है। देखिए रश्मि में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। शांत जल में लहर उत्पन्न होता है तो वह अनुप्रस्थ तरंगे कहती हैं। और यहाँ हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो भाई ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ये जानने के लिए आगे वीडियो को देखें, है ना। चलिए, अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं, तो यह तरंगे संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरण होते हैं। संपीड़न और विरलन क्या होते हैं, तो हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। माध्यम के कण के चलने की दिशा के समांतर होता है, ठीक है, समांतर होता है। अनुदैर्ध्य तरंग को ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में क्या था कि वो गैस और ये द्रव्य के भीतर उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, यानी कि देखिए ध्वनि तरंगे क्या चीज़ है, अनुदैर्ध्य तरंगे है। ये हमेशा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है, एग्जाम में पूछ देता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है कि भाई क्या है, कैसे होगा। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। प्रगामी तरंगे की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका समीकरण जो है एकदम रट लीजिएगा। तरंग आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाएंगे, एकदम डिटेल्स रूप में गर्दा पढ़ाएंगे, ठीक है। उसका आप अंदाज जाइएगा, इतना क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस समीकरण पर, ठीक है, इतना प्रश्न सॉल्व कराएंगे कि आप अंसा अनस मिजाज हो जाएगा, लेकिन आपका कंफर्म उससे प्रश्न आता ही है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूलाज पहचानने के लिए आ जाएगा कि प्रगामी तरंगे का समीकरण कौन सा है निम्न में से, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में जाने तो तालाब प्रगामी तरंगे क्या कहलाती है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो तालाब के जल की ऊपरी सतह पर उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती है, तालाब की सतह पर, ठीक है। हम सिर्फ शॉर्ट आपको नॉलेज प्राप्त हो, मैं डिटेल्स कुछ नहीं देता, सिर्फ आपको नॉलेज प्राप्त हो कि प्रगामी तरंगे कहलाता क्या है। तो जी जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती है वो प्रगामी तरंगे कहलाती है। और दूसरा है कि दीवार में बंधी रस्सी से उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती है, प्रगामी तरंगे कहलाती है। प्रगामी तरंगे का जो समीकरण होता है y = a sin 2π √t/t - x बाय लैम्डा। अरे भाई a 2π t बड़ा T x लैम्डा क्या चीज़ है, तो चलिए ये सब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो y = यानी कि आपका विस्थापन है और आपको विस्थापन निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। आयाम पूछकर a = तरंग का आयाम है, सारे चीज़ डिटेल्स में बताएंगे। 2π का वैल्यू आप जानते ही हैं पाई का, ठीक है, 22/7। टी जो है तरंग का समयांतराल है, छोटा टी। बड़ा टी जो है क्या चीज़ है, यह आवर्तकाल है और यह एक दूरी है, आपको दूरी वहाँ बताया जाएगा। और लैम्डा जो है क्वेश्चंस में लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और यही आपका प्रगामी तरंगे का समीकरण है। एक्स अक्ष की ऋणात्मक में प्रगामी तरंगे का समीकरण क्या होता है, तो यहाँ जो माइनस था वह प्लस हो जाता है, ठीक है, याद रहे यही एक चेंजिंग होता है। y = a sin 2π अंडर ब्रैकेट के अंदर है -t/t + x बाई लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ जो है आपका ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस पर भी सारे ये जो फॉर्मूलाज है ना, अभी हम आज क्लास कराने वाले हैं एकदम टोटल फिजिक्स का फॉर्मूला जो आपके लैब स्टूडेंट और पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। टोटल इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको कराए जाएंगे, है ना। कलांतर
तथा पथांतर में संबंध के समीकरण। तो फाई है ना, डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/t डेल्टा टी, ये इसको रट लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा फाई कलांतर है, यानी कि ये डिफरेंस समय ये डिफरेंस होता है कलांतर में, यानी कि φ1 माइनस φ2, यानी कि डी फाई ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। यहाँ डेल्टा जहाँ लग गया वो घटने बढ़ने का वो सूचक है ना। डेल्टा टी ये भी समय अंतराल है, t1 माइनस t2, आवर्तकाल t है, ठीक है। अप्रगामी तरंगे का समीकरण क्या होता है, बस इसका समीकरण ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा कि कम से कम समीकरण तो पहचान लेंगे कि a कहाँ है। जैसे y इक्वल टू यहाँ 2a है तो आपको दे देगा यहाँ 2a 3a, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न देंगे तो आप पहचान तो लेंगे ना कौन सा समीकरण है, ठीक ना। यहाँ माइनस नहीं है, माइनस नहीं देंगे, माइनस यहाँ है, ठीक है। एक माइनस वाला है, एक बिना माइनस वाला है। जिसमें माइनस लग जाएगा इसमें कॉस हो जाएगा, और जिसमें माइनस नहीं लगेगा उसमें साइन रहेगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू 2a cos 2πx बाई लैम्डा साइन 2πt डिवाइडेड बाई t माइनस x बाई लैम्डा, है ना। और यहाँ जो है बस माइनस लग गया है और जस्ट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अप्रगामी तरंगे की विशेषताएं क्या होती है, तो एक ही स्थान पर ऊपर से नीचे होती रहती हैं अप्रगामी तरंगे, ठीक है। दो क्रमागत निस्पंद और दो प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/2 होती है, ये चीज़ याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। कि दो क्रमागत निस्पंद और दो क्रमागत प्रस्पंद का क्या मतलब है, ठीक है। ऐसे है ना, तो दो क्रमागत ये मान लीजिए कि ये प्रस्पंद है और ये यहाँ जो नीचे वाला है निस्पंद है, तो ये दो बीच की दूरी है ना λ/2 होता है, ये कहना चाह रहा है, इसका भी λ/2 होता है, ऐसा समझेंगे, ठीक है। अप्रगामी तरंगे में कंपनों का आयाम निस्पंदों पर शून्य होता है और प्रस्पंदों पर अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निस्पंद के दो ओर कणों का कलांतर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग, डॉपलर इफेक्ट के बारे में, इससे प्रश्न आया हुआ था। जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच की आपेक्षक गति होती है तो प्रेक्षक यानी कि श्रोता को प्रकाश की आवृत्ति में कुछ बदलाव महसूस होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसके सारे अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के आज तक जितने आए हैं एग्जाम्पल सही प्रश्न आए हैं। आपको एग्जाम्पल का जो है प्रश्न पूछ दिया जाएगा और पूछता है कि ये कौन सा प्रभाव है, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि जब श्रोता एवं प्रेक्षक के बीच की दूरी अपेक्षित गति के कारण प्रकाश स्रोत की आवृत्ति में होने वाली आभासी परिवर्तन की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे प्रथम जो उदाहरण है, बिजली के खंभों पर लगे बल्ब की ओर जाने पर, ठीक है, प्रकाश तेज प्रतीत होता है, तो समझिए कि आवृत्ति बढ़ रहा है। यानी कि जैसे बिजली का खंभा है मेरे 100 कदम की दूरी पर, जैसे जैसे हम उस बल्ब की ओर जा रहे हैं उसका ना लाइट बढ़ते जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसका आवृत्ति बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। और जैसे जैसे हम वो खंभे जो बॉल लगा हुआ है 100 मीटर की दूरी पर, जैसे जैसे और पीछे जाते हैं हम लोग 100 से 200 मीटर की दूरी पर, तो उसका जो आवृत्ति है ना वो घटते जाता है, ठीक है। तो यही डॉपलर इफेक्ट के कारण है ना। प्लेटफॉर्म पर अगर खड़े हैं, दूर से हॉर्न मारते हुए ये ट्रेन आ रही है तो तेज आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, यानी कि आवृत्ति बढ़ रहा है, और ट्रेन जाती हुई करती है तो आवृत्ति घटती है, तो ये दिस इज द डॉपलर इफेक्ट। एंड डॉपलर विस्थापन क्या फॉर्मूलाज क्या होता है, तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, डॉपलर विस्थापन यानी कि v/c लैम्डा, ठीक है, यानी कि v यहाँ प्रकाश का स्रोत है, c प्रकाश की चाल है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, आप खुद जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और ये लास्ट है, डॉपलर प्रभाव का सूत्र, प्रेक्षक व प्रकाश स्रोत एक दूसरे की तरफ आ रहे हों तो स्रोत की आभासी आवृत्ति क्या होती है। ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला है, इस पर इतना क्वेश्चंस बनाया गया है, ठीक है, बहुत सारा प्रश्न बनवाएंगे, ठीक। सिर्फ आप अभी फॉर्मूला याद रख लेंगे, है ना। सारे पर एकदम न्यूमेरिकल्स तो गर्दा उड़ाकर बनवाने वाले हैं, ठीक है। प्रेक्षक और श्रोता की दूरी बढ़ रही है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से दूर जाने पर ये ऊपर माइनस हो जाता है, b डैश इज इक्वल टू v√1 माइनस bc, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस b/c, ठीक है। और यहाँ जो है अगर एक दूसरे की ओर आएगा, एक तरफ आएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला है ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, याद रहे। डॉपलर प्रभाव के उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो तारों या फिर आकाशीय पिंडों की गति का अनुमान लगाते हैं, ट्रैफिक पुलिसों में वाहन का गति का पता लगाते हैं, एक मशीन होता है उसके द्वारा, हवाई जहाज़ का गति का पता लगाते हैं, और चिकित्सा में प्रयोग होता है डॉपलर प्रभाव का। तो दोस्तों ये आपका जो क्लास ख़त्म हुआ, ये
लैब स्टैंड और फिजिक्स का चैप्टर क्लास 9 है तरंग, और इसका हम डिटेल्स रूप में ये न्यूमेरिकल के साथ कराएंगे, जो कि आपका होगा बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ऐसे ही इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।